ये हम लोग आज जो है ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्रिटेन के संविधान का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव है, मतलब कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 200 साल तक ब्रिटेन ने भारत पे शासन किया है। तो उसी की जो संविधान से हमने कुछ चीजें ग्रहण की हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला हमने लिया है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। और क्या लिया है? मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। किस प्रकार के मंत्री होते हैं? जैसे आपने सुना था कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इसमें जो है कितने प्रकार के मंत्री हैं, किस प्रकार मंत्रिमंडल होगा, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। और संसद का विशेष अधिकार, यानी कि संसद को क्या अधिकार है विशेष, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। और परमाधिकार रीट जो जारी होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है, जो कि कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य अध्यक्ष का नाम मात्र का होना, यानी राज्य अध्यक्ष जो होंगे वो सिर्फ नाम मात्र होंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र का ही अध्यक्ष होते हैं। वास्तविक शक्ति किनके पास होती है? पीएम के पास होती है। वास्तविक शक्ति जो है पीएम के पास होती है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। तो एकल नागरिकता का मतलब है कि आपको एक ही देश की नागरिकता मिलेगी। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं भी कोई भी नागरिकता किसी देश का नहीं ले सकते हैं। अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले लिया तो भारत की जो नागरिकता है वो आपको यहाँ पे खत्म कर दी जाएगी। जैसा कि आप भारत में हैं, यहाँ के आप नागरिक हैं, आपने कहीं और से का नागरिकता प्राप्त कर लिया, अमेरिका का, ब्रिटेन का, तो आपके स्वतः ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे पॉलिटी की क्लास में। नागरिकता जो चैप्टर है हमारा, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक आपको चर्चा मिलेगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक, और भाग 2 में आपको मिलेगा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। तो इसमें जो है नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकते हैं, या किस प्रकार आप नागरिकता यहाँ की खो सकते हैं, कितने दिन आप भारत में रहेंगे तो आपको नागरिकता मिलेगी। ये सभी चर्चा आपको कहाँ मिलेगी? भाग 2 में, और जो कि नागरिकता से संबंधित है। और 5 से 11 तक आपको अनुच्छेद इसमें मिलेंगे। तो ये सभी चर्चा आपको जो है भाग 2 में देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं द्विसदनवाद। तो द्विसदनवाद का मतलब क्या हुआ? तो द्विसदनवाद का मतलब हुआ, जैसे केंद्र में द्विसदनवाद क्या होगा? केंद्र की बात करें तो केंद्र में द्विसदन क्या होता है? लोकसभा और फिर राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हो गया केंद्र में। यही अगर राज्य में देखा जाए तो राज्य में क्या होता है? राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। तो द्विसदनवाद का मतलब यही हुआ कि लोकसभा, केंद्र में आप देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस है। उसी प्रकार राज्य में विधानसभा आपको सभी जगह मिल जाएगा, और विधान परिषद आपको कुछ ही राज्य में देखने को मिलता है, जो कि 6 राज्यों में आपको यहाँ मिलेगा। का बात का मतलब ये हुआ। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके बाद क्या है? विधि का शासन। विधि का शासन, तो विधि का शासन क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब आखिर क्या होता है। संसदीय व्यवस्था क्या है भारत में? पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिर क्या होता है?
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली किस प्रकार होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं संसद। तो संसदीय व्यवस्था में आखिर क्या होता है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में जो होता है, आप जैसा जानते हैं, आप एक तरफ विधायिका जानते हैं, इसी में कार्यपालिका होगा और इधर न्यायपालिका। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होगा, विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा और न्यायपालिका होगा। जहां जहां भी संसदीय व्यवस्था है, दुनिया के कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, जहां पर भी संसदीय व्यवस्था है वहां पे ये तीन बॉडी होना जरूरी है। आप कोई भी देश को देख लीजिए जो कि संसदीय व्यवस्था अपनाया है, संसदीय व्यवस्था अपनाने वाला कोई भी देश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जो भी हो, वो सभी क्या होगा, इसमें तीन बॉडी होगा, विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा और न्यायपालिका होगा। तो विधायिका क्या होता है, तो विधायिका के बारे में हम लोग देखे थे। विधायिका मतलब क्या है, लोकसभा या राज्यसभा, ये केंद्र में होगा। विधायिका मतलब क्या है, कानून बनाने वाला। कानून कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगी कानून। केंद्र में अगर कानून बनाना हो, केंद्र में कानून कौन बनाएगा, लोकसभा, राज्यसभा बनाएगा। यानी कि दो सदन है, तो दोनों सदन से आप बिल लेकर आइए और पास कराइए। लोकसभा से भी पास कराइए, राज्यसभा से पास कराइए। उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट अगर साइन कर देंगे तो क्या बनेगा, कानून बन जाएगा। केंद्र में इस प्रकार बनेगा। और राज्य में अगर होगा तो राज्य के लिए क्या होगा, विधानसभा, विधान परिषद और फिर राज्यपाल होंगे यहाँ पे। तो अगर केंद्र में कानून बनाना है तो कानून किस प्रकार बनेगा, कोई बिल है लोकसभा में आएगा या राज्यसभा से शुरू होगा, तो दोनों सदन से पास होना जरूरी है। तो दोनों सदन से अगर पास होता है तो लास्ट में किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति यहाँ साइन कर देते हैं तो ये एक्ट किया कानून बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। क्या बनेगा, कानून बन जाएगा। तो कानून जब बन गया है, और यहाँ पे देखते हैं राज्य में विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद से पास हुआ, उसके बाद राज्यपाल ने सहमति दी, उसके बाद ये क्या बना, यहाँ भी एक्ट बनेगा, कानून। तो आप देखें दोनों यहाँ पे कानून बना रहा है, लेकिन दोनों अपने अपने विषय पे कानून बनाएंगे। अगर केंद्र को कानून बनाना है तो ये सिर्फ अपने विषय पे, यानी केंद्र सूची में जो भी विषय है, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि केंद्रीय सूची में जो जो विषय है, 100 जो विषय है, वो इसी पर ये कानून बना सकते हैं केंद्र सरकार। और राज्य सरकार जो है 61 विषय है इसके पास। तो जैसे जनसंख्या है, भूमि है, और जैसे स्वास्थ्य है, पुलिस है, ये सभी किसका है, राज्य सूची का है। तो ये उसी पे कानून बनाएंगे। और जैसे देखते हैं केंद्र में, जैसे रेलवे है, आरबीआई है, डाकघर है, तो ये सभी जो विषय है ये केंद्र बनाएगा कानून उस पर। तो दोनों अलग अलग कानून बनाएंगे। तो कानून बनाने के बाद अगर दोनों कानून बना दिए, ठीक है, एक्ट बन गया, यहाँ पे राज्यपाल यहाँ साइन कर दिया और यहाँ राष्ट्रपति साइन कर दिए, तो ये कानून को लागू कौन करेगा, कानून का कोई लागू करने वाला होना चाहिए। तो लागू करेगा कौन, कार्यपालिका, कानून को लागू करेगा।
कानून को लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। कार्यपालिका कानून लागू करेंगे। और यहाँ भी जो राज्य में है ये भी कार्यपालिका कानून लागू करेंगे। तो संसदीय व्यवस्था में हमने एक चीज देखा कि जो विधायिका है वो कानून बना रहा है, कार्यपालिका जो है कानून को लागू कर रहा है, और ये न्यायपालिका क्या करती है? इसका भी तो कोई काम होगा। ये दोनों तो एक गोला में है, ये अलग है। न्यायपालिका को जो है अलग रखा गया है। तो न्यायपालिका का काम क्या होगा यहाँ पे? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। तो न्यायपालिका का जरूरत हमें इसलिए पड़ा कि अगर कोई कानून बना, ठीक है, केंद्र सरकार बनाई या तो राज्य सरकार बनाई, कानून केंद्र सरकार बनाएगा, केंद्र की विधायिका या तो राज्य की विधायिका। तो कोई ऐसा भी तो कानून बन सकता है जो कि जनता के हित में ना हो, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो ऐसी कानून व्यवस्था अगर लागू हो जाए तो फिर जनता कहाँ जाएगी? अगर कोई कानून गलत बन जाए, जो कि गलत प्रभाव हो उसका, और उसका जो है संशोधन की आवश्यकता हो, ठीक है, कोई कानून बन गया मान लिया जाए, तो कानून को अगर सही नहीं बना है तो उसको जो है सुधारा जाना चाहिए। तो कौन सुधार करेगा? तो इसके लिए कोई होना चाहिए। तो जनता जाएगी कहाँ? तो जनता जाएगी कहाँ? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका के पास जाएगी। अब न्यायपालिका क्या करेगा? न्यायपालिका के पास जनता गई और उसने बताया कि इस प्रकार का कानून है जो ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या तो जनता के फेवर में नहीं है, इससे परेशानियां हो रही है इस कानून से, एक्ट से। तो न्यायपालिका उसको देखेगी कि हाँ सही है या गलत है, किस प्रकार का ये कानून है। तो फिर न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा करेंगे। अगर वो सही में गलत होता है तो उसको केंद्र को यानी सुधार करने का मौका देंगे कि आप इसको सुधार करिए। कोई भी कानून अगर गलत बन गया तो उसको केंद्र सरकार जो है सुधार का मौका देती कि न्यायपालिका न्यायपालिका जो है उसको सुधारने का मौका देगी कि आप इसकी सुधार करिए, ये कानून गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है या संविधान के ये खिलाफ है। तो ऐसा कोई कानून लग गया जो कि जनता के हित में ना हो या संविधान के खिलाफ हो, संविधान में वैसी बात नहीं कही गई हो, तो जो है न्यायपालिका उसको कैंसिल कर सकती है, यानी कि उसको रद्द भी कर सकती है। तो ऐसे व्यवस्था के लिए कौन लाया यहाँ पे होगा? न्यायपालिका होगी, कोई भी। और न्यायपालिका में कौन, आप जानते हैं, जैसे न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे आप देखते हैं हाई कोर्ट है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय है। तो यहाँ भी न्यायपालिका के 3 स्तर होंगे। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा। आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है न्यायपालिका अपना एक अहम रोल अदा करेगी। यहाँ पे आपके कानून का संरक्षण करेगी, आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण करेगी। तो संविधान में वैसी अगर कोई व्यवस्था नहीं है कि हाँ ऐसा कानून हो, अगर सरकार उस पर जबरदस्ती लागू करना चाहे तो जो है न्यायपालिका अपना पावर दिखाएगी, उस कानून को रद्द भी कर सकती है। तो इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका का यहाँ पे काम होगा। तो संसदीय व्यवस्था में यही 3 चीज यहाँ पे होता है। संसदीय व्यवस्था में आपको यही 3 चीज देखने को मिलेगा। कोई भी देश हो,
आप कोई भी देश में चले जाइए जहां पर अगर संसदीय व्यवस्था है तो वहां पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देखने को मिलेगी। और भारतीय संविधान में बस यही तीन चीज है जो कि पूरे संविधान इसी में आता है। पूरा संविधान को आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपने संविधान में लिखा है वो सारे इसी तीन गोले में आ जाएगा। विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा या न्यायपालिका होगा। तो इसी तीन गोले के अंदर पूरा संविधान आपको नजर आ जाएगा, भारतीय संविधान। तो संसदीय व्यवस्था का मतलब यही हुआ। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो चलिए इसके आगे हम देखेंगे मंत्रिमंडल प्रणाली। तो मंत्रिमंडल प्रणाली आखिर क्या होता है? मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम क्या होता है? तो कैबिनेट सिस्टम आखिर क्या होता है? तो आप जैसा कि जानते हैं मंत्री तो कई प्रकार के होते हैं, दो तीन प्रकार के। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो ये मंत्रिमंडल प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे आपने देखा कि अगर इसमें देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री इसको कहेंगे। एक हो गए राज्य मंत्री और एक होंगे उप मंत्री। तो ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री क्या होंगे? तो ये मंत्री जो है किस प्रकार बनेंगे? तो ये जो लोअर हाउस का यानी लोकसभा का 15% ही बनेंगे मंत्री। कितने बनेंगे? 15%। यानी कि आप टोटल देखते हैं भारत में 545 है, इसका आप 15% निकाल दीजिए तो आपको ये 80 से 85 मंत्री नजर आएंगे। टोटल कितने होंगे? 80 से 85। वही तीन भागों में यहाँ पे बांटा गया है कि कौन होंगे कैबिनेट मंत्री, कौन होंगे राज्य मंत्री, कौन होंगे उप मंत्री। तो सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पे मंत्री होंगे वो कैबिनेट के होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगा? कैबिनेट मंत्री के पास होगा। और यहाँ पे एक शब्द और आपने सुना होगा, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट भी इसी में होता है। किचन कैबिनेट में भी कैबिनेट के ही कुछ तीन चार मंत्री जो होते हैं वही सारे फैसले लेते हैं। कैबिनेट मंत्री के जो हैं कुछ मंत्री जो कि या तो उनके सगे संबंधी हो सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के जो आसपास ज्यादा नजर आएंगे वही किचन कैबिनेट कहला जाएंगे। मतलब उनके सगे संबंधी हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो जो फैसला लेना होता है वो तीन चार ही लोग मिलके ले लेते हैं और सारे मंत्रालय को यहाँ पे मानना पड़ेगा। आप जैसा कि देखते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कुछ फैसला, जैसे अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, एस जयशंकर हैं, गडकरी जी हैं, तो ऐसे तीन चार मंत्री ऐसे होते हैं जो कि काफी अनुभव रखते हैं। अगर कोई फैसला करना होता है या कोई विषय पे अगर कुछ बात करनी होती है, उसमें डिसीजन लेना होता है, तो वही तीन चार मंत्री आपस में बैठकर डिसीजन ले लेते हैं और सारे मंत्रालय को उसको मानना पड़ेगा। तो ये अच्छा भी है किचन कैबिनेट, आप एक तरह के अच्छा मान सकते हैं। या तो आपको लगेगा कि इतने बड़े मंत्रालय को आप तीन चार ही लोग संभाल रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं गलत भी लग सकता है। लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर देश पर कोई एकाएक कोई जो है आपातकाल आ जाए या तो कुछ मुसीबत आती है तो वहां पे आपको किचन कैबिनेट ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आएंगे, क्योंकि
एग्जैक्ट तुरंत फैसला लेने के लिए ये किचन कैबिनेट जो है वहां पे रेडी होंगे। अगर नहीं किचन कैबिनेट होगा तो आपको सारे मंत्रालय को बुलाना होगा। 80 से 85 मंत्रालय होते हैं, आप सारे को बैठाइए, सबके सामने प्रस्ताव रखिए, तो वहां पे आपको डिले होगा, तो इसमें जो है डिसीजन लेने में काफी परेशानियां भी होगी, क्योंकि 80 से 85 लोग का जो मत है वो कभी भी एक जैसा या एक मुद्दे पर वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार जो है किचन कैबिनेट सही भी माना जाता है। और कैबिनेट मंत्री जो होता है, इसके जो भी मंत्री होंगे पूरा मंत्रालय इसमें मिलेगा। जैसे हो गया विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो इस प्रकार जो मंत्रालय इसमें पूरा मंत्रालय मिलेगा। कोई भी मंत्री होगा कैबिनेट का तो पूरा मंत्रालय इसको मिलेगा। तो पूरा मंत्रालय मिलेगा तो फिर राज्य मंत्री का क्या काम है? तो राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री के कामों को, ठीक है, उसी काम को ये अपने स्तर पर करेंगे, छोटे स्तर पर करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के जो काम है उन्हीं में ये हेल्प करेंगे। कैबिनेट मंत्री के जो काम है, मान लिया जाए ये पूरा आपको हाउस है, क्या है, पूरा हाउस है, मान लिया जाए ये पूरा आपको हाउस है, ये कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री का ये पूरा मंत्रालय मिला है, तो इसी में एक छोटा सा हिस्सा जो है राज्य मंत्री का होगा। तो कैबिनेट को पूरा मंत्रालय मिला, यानी पूरा घर मिल गया, समझ लीजिए उसको। और उसी में जो है एक छोटा सा टुकड़ा जो है राज्य मंत्री को मिला, एक छोटा सा टुकड़ा राज्य मंत्री को मिला। अगर आप कभी कभी देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री अब्सेंट हो जाते हैं, तो कैबिनेट मंत्री अब्सेंट जब होंगे तो वहां पे एक स्वतंत्र प्रभार होगा, स्वतंत्र प्रभार। ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या करेंगे, वो कैबिनेट मंत्री जो अब्सेंट है उसके जगह पे ये डिसीजन लेंगे। राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार होता है, अगर कैबिनेट मंत्री प्रेजेंट नहीं है तो उसके जगह पे ये चार्ज ले लेगा, यानी कि डिसीजन कौन लेगा, स्वतंत्र प्रभार। और आप देखते हैं उप मंत्री, एक क्या है, उप मंत्री है। तो उप मंत्री को कोई भी मंत्रालय नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मंत्री होता है। उप मंत्री जो है इसके पास ना तो पूरा मंत्रालय है ना छोटा मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय नहीं है। ये सिर्फ सीखता है कि मंत्री लोग किस प्रकार मंत्रालय चलाते हैं, किस प्रकार कामों को करते हैं। तो उप मंत्री को सिर्फ साथ में रखा जाता है सीखने के लिए, यानी ट्रेनिंग दिया जाता है उप मंत्री को। सिर्फ ये मंत्री हैं, ठीक है। तो इनके जो काम होंगे ये इनकी सपोर्ट करेंगे, सिर्फ राज्य मंत्री को, कैबिनेट को। अगर इनको कोई काम बताया जाएगा तो ये इनके इशारे पे ये काम करेंगे, अन्यथा ये सिर्फ मंत्री हैं। तो इस प्रकार जो है आप देखते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली जो है इस प्रकार है। आप यहाँ पे 3 प्रकार के मंत्री देखते हैं, आप ये 4 प्रकार के भी कह सकते हैं। और जो मंत्री बनते हैं 15% किसका बनते हैं, लोकसभा के, यानी लोअर हाउस के। तो लोकसभा के ही 15% बनते हैं। आप कहेंगे तो राज्यसभा से प्रधानमंत्री कैसे बन जाते हैं, राज्यसभा से कोई मंत्री कैसे आ जाता है? तो वो राज्यसभा से आ सकता है, लेकिन वो 15% के दायरे में ही रहेगा, यानी 80 से 85 के बीच में ही रहेगा, यानी कि 80 से नीचे ही रहेगा, 85 से नीचे, इससे ऊपर नहीं हो पाएगा। तो मंत्री जब भी बनेगा तो आप लोकसभा का 15% मान लीजिए, या तो वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य उसमें आ सकता है, लेकिन 15% के दायरे में ही रहेगा।
15% के दायरे में ही रहेगा। लोकसभा या राज्यसभा से भी हो जाएगा, राज्यसभा से भी होगा। जैसा कि आप जानते हैं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो वो राज्यसभा से थे। तो राज्यसभा में आप जानते हैं कि यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो राज्यसभा जो है ये मनोनयन होता है, हर एक 2 साल में इनका जो 1/3 सदस्य इनकी सदस्यता त्यागते हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है यहाँ पे, इसमें जनता जो है डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं। और लोकसभा में जो है जनता डायरेक्ट वोट डालती है, इसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है मंत्रिमंडल प्रणाली देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख